राम राम, वंदे मातरम। आप सबका आभार और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज जिस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे थंबनेल में आपने देख लिया होगा, इसे टैंक कहते हैं, टाटा का टैंक। और ये गाड़ी उस समय टाटा ने लॉन्च की थी जिस समय टाटा की हालत बहुत ख़राब थी और एक के बाद एक टाटा की गाड़ीज़ जो हैं फ्लॉप होती जा रही थी और कुछ खास नहीं कर पा रही थी मार्केट में। ये होगी कम से कम 6-7 साल पहले की बात होगी। और उस समय टाटा के पास एक एसयूवी के नाम पे सिर्फ एक सफारी स्टॉर्म हुआ करती थी और टाटा सुमो शायद बंद हो चुकी थी। तो ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, टाटा हेक्सा XT वर्जन। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा सिनेमैटिक्स देखते हैं गाड़ी के। ये देख पा रहे होंगे 19 इंच व्हील्स और जिस हिसाब से इसका प्रोफाइल है, एक प्रॉपर यूरोपियन प्रोफाइल। एक कार जो होती है जैसे यूरोप में एक क्लीन डिज़ाइन कहते हैं, उस तरीके के डिज़ाइन है इसका। और प्रॉपर 7 सीटर थी। दिस इज़ एन ऑटोमेटिक वेरिएंट। हालांकि इसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते थे, मैनुअल से लेकर के, मैनुअल में भी काफ़ी सारे थे। लोएस्ट वर्जन XC था, उसके बाद XM मिडिल वेरिएंट था, उसमें भी ऑटोमेटिक ऑफ़र करती थी टाटा। और फिर उसके बाद XTA टॉप लाइन वेरिएंट था जो कि ऑटोमेटिक में था, और मैनुअल में XT और फिर XT 4x4 भी टाटा ने लॉन्च किया था। तो इस गाड़ी की लाइंस देखें आप और डिज़ाइन देखें, एकदम क्लीन है, ठीक है। एक प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना, एलिगेंट डिज़ाइन, अंडरस्टेटेड डिज़ाइन विथ क्लीन लाइंस और एक साफ़ सुथरी उसकी प्रोफाइल। और काफ़ी, अगर आप ये देखना चाहें, ध्यान देंगे आप, तो जो बोनट आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्लैंटिंग स्लोपिंग बोनट है और कहीं ना कहीं ये जो है एरोडायनेमिक प्रोफाइलिंग में हेल्प करता था। तो ये जो कार थी बेसिकली बेस्ड थी टाटा आरिया पे। टाटा आरिया लॉन्च की गई थी, टाटा ने SUV या MEV सेगमेंट कह सकते हैं, उसके अंदर लॉन्च की थी। एक प्रॉपर 7 सीटर थी, बट लेकिन जैसे उसका डिज़ाइन इस तरीके का था कि लोगों को पसंद नहीं आई। हालांकि बड़ी फंक्शनल कार थी वो, बट जैसा मैंने बताया कि एक समय आ गया था टाटा के पास जब उनको अपने सर्वाइवल के लिए दोबारा से वो गाड़ियाँ बनानी थी जो मार्केट को पसंद आएँ। तो और टाटा इंडिका भी स्लोली फेल होती जा रही थी, यानी मार्केट में उसकी पकड़ लूज़ होती जा रही थी। मोस्टली टैक्सी सेगमेंट में लोग प्रेफर करते थे टाटा इंडिका को लेना। तो उस समय टाटा ने अपना बेस्ट एफर्ट दिया था इसको। टाटा ने इंश्योर किया था कि एटलीस्ट ये गाड़ी इस तरीके की हो, मार्केट में जब लॉन्च हो कि फेल ना हो। तो जो कहते हैं कि इसका डेवलपमेंट मोस्टली इंडिया और बाहर की जो टाटा के रिसर्च सेंटर्स हैं यूरोप में, उन पे कोलैबोरेशन करके उन्होंने इस गाड़ी को डेवलप करने की कोशिश की थी। प्राइमरीली कहें तो इंग्लैंड में टाटा का रिसर्च सेंटर था और यहाँ पे इंडिया के जो अपने इंजीनियर्स थे और उन्होंने मिल करके जो है इस गाड़ी को डेवलप किया था। और कहते हैं कि इस गाड़ी को कम से कम 8 लाख एंड मोर किलोमीटर्स इसको चलाया गया था और इसको टेस्ट किया गया था अक्रॉस डिफरेंट टेरेन्स, ताकि इसकी मैकेनिकल साउंडनेस, कहते हैं ना, मैकेनिकली मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो कि इसके कोई भी इसमें फेल ना हो, मतलब एरर्स ना आए बाद में जब वो मार्केट में लॉन्च हो, या ऐसी कोई तकलीफ़ ना आए जिससे गाड़ी को ख़राब ना मिले। तो ये और अगर हम देख पाएंगे जैसे कि वो एफर्ट विजिबल भी था। तो टाटा ने इंश्योर करने की कोशिश की थी कि एटलीस्ट ये गाड़ी मार्केट में पॉजिटिव रिस्पांस जनरेट करे, जो कि इसने किया था। और लेकिन इस गाड़ी को बंद करना पड़ा क्योंकि इसके अंदर जो इंजन था वो पुराना 2.2 वेरिकोर इंजन था, और उस समय ये BS4 कॉम्प्लाइंट था। लेकिन फिर जैसे कहते हैं इंडिया में हमारे BS6 नॉर्म्स आ गए और BS6 नॉर्म्स के हिसाब से इसके इंजन को मॉडिफाई करना सही नहीं था या फिर बहुत कॉस्टली पड़ रहा था टाटा को, तो टाटा ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। हालांकि ये मुझे लगता है टाटा की एक बहुत बड़ी गलती रही, क्योंकि ये एक ऐसी केपेबल कार थी कि इसको प्रॉपर पब्लिसिटी, इसको प्रॉपर सपोर्ट दिया जाता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन रियली गुड।
और जो भी कहें तो आज के ज़माने में अगर प्रॉपर 7 सीटर की बात करें तो इससे बेटर 7 सीटर कोई है नहीं। और ना अभी भी जैसे और कार्स की बात करूं जो 7 सीटर्स में आती हैं, जैसे टाटा सफारी हो गई, या हम कहें बाकी XUV 700 हो गई, या और भी जो कार्स हैं उनमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलती। मतलब 7 सीट्स तो हैं बट दे आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल। चलिए मैं इसके थोड़े से इंटीरियर्स दिखाता हूँ आपको। ये आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक वेरिएंट है जैसा मैंने बताया, और ये इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, बेल्जियन मैन्युफैक्चरर पंच ट्रांसमिशन से इन्होंने ये टॉर्क कन्वर्टर लिया था। और प्रॉपर इसका ये सेंट्रल कंसोल है, AC वेंट्स, टच स्क्रीन छोटी आती थी, 5.5 इंच की टच स्क्रीन आती थी। JBL के अगर आप देखें तो स्पीकर्स हुआ करते थे इसके अंदर, साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी। डैशबोर्ड अगर आप प्रॉपरली अगर आप देखें तो एक रॉक सॉलिड डैशबोर्ड है, एक जो आती है फील आती है इसके अंदर, एक प्रॉपर सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की फील आती है। और अगर आप इफ यू कैन लुक एट द सीट्स, क्वालिटी इसके अंदर टाटा की किसी कार में उससे पहले नहीं आई थी इस तरीके की। इसके अगर आप देखें हेडरेस्ट और इसकी सीट्स देखें आप, हाँ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड सीट्स नहीं थी बट जिसे कहते हैं ना फंक्शनैलिटी के तौर पे एक मजबूत सीट ज़रूर थी इसके अंदर। और अगर आप इसका देखें डोर की जो प्लास्टिक्स हैं, एक रॉक सॉलिड क्वालिटी है, थोड़ा कहीं कहीं सॉफ्ट टच भी था, और स्पेस काफ़ी अच्छी थी बॉटल रखने के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। और पीछे वाली सीट दिखाता हूँ आपसे, ये पीछे वाली सीट है, काफ़ी स्पेस। ये 7 सीटर वर्जन और 6 सीटर वर्जन में आती थी, तो इसका नाम जो हेक्सा पड़ा था वो बेसिकली इसलिए पड़ा था क्योंकि इसको इनिशियली बोला गया था इसके अंदर 6 सीट्स रहेंगी, यानी बीच वाली जो रो है उसके अंदर, मिडिल रो के अंदर इंडिपेंडेंट कैप्टन सीट्स दी जाएंगी। बट फिर शायद उन्होंने इसको सोचा कि 7 सीटर भी जाइए, क्योंकि इंडिया में प्रेफरेंस होती है कि कोई भी गाड़ी हो वो 7 सीट एटलीस्ट होनी चाहिए, या मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज फैमिलीज़। ये पीछे वाली सीट्स हैं, अगर आप देखें तो काफ़ी स्पेस है। और अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो इसका जो लेग रूम है, ये अच्छा खासा डिसेंट लेग रूम है। इसमें बच्चे ही नहीं एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो 7 सीटर कार्स होती हैं उनके अंदर ये मुश्किल होती है कि प्रॉपर 7 सीट्स नहीं मिलती, और मोस्टली बच्चों के काम ही आ पाती हैं। तो ये हमने देखा इसके अंदर। और मैं आपके इसके बूट स्पेस में आपको दिखाता हूँ। बूट स्पेस अगर प्रॉपर 7 सीट्स अगर अप रहें उसके बाद भी अगर मैं आप स्पेस की बात करूँ तो देख रहे हैं आप, आज के टाइम पे आप कोई भी 7 सीटर देख लीजिए आप जा कर के जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनको 7 सीटर SUVs कहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो 7 सीट्स अप होने के बाद भी आपके पास एटलीस्ट मिनिमम अगर मैं कहूँ तो 2 बैग्स बड़े बड़े और सूटकेस रख सकते हो आप इसमें। तो स्पेस की कमी नहीं थी, और साथ में काफ़ी सारी एसेसरीज़ भी लॉन्च की गई थी। और अगर आपको फर्दर चाहिए तो इसको आप सीट्स को फोल्ड कर सकते हो, और उसके बाद आपको काफ़ी स्पेस मिल सकती थी। तो एक प्रॉपर 7 सीटर कार थी। पीछे इसमें AC वेंट्स दिए गए थे जो अपने आप इंडिविजुअली आप कंट्रोल कर सकते थे, चार्जर। और जो आप देख पा रहे हो, देखो आप प्लास्टिक अगर आप देखो तो द प्लास्टिक इज़ रियली नाइस, जिस तरीके से इसकी क्लैडिंग की गई थी। फैंटास्टिकली पैकेज कार। और लाइट्स, एक प्रॉपर LED लाइट्स थी इसमें, रियर टेल लाइट्स, काफ़ी स्पेस एब्सोल्युटली। अगर आप प्रॉपर 7 सीटर का कहते हैं जिसे, जो आज के टाइम में सिर्फ 7 सीटर नाम भर की होती हैं, तो आप इस तरह की ये वाली गाड़ी आई थिंक इट बीट्स एवरीवन हैंड्स डाउन। बीच में आप रियर पैसेंजर के लिए आप AC वेंट्स आप देख पा रहे होंगे, इंक्लूडिंग 12 वोल्ट चार्जर और USB चार्जर। ये रूफ माउंटेड लाइट्स जैसे नॉर्मली हर कार में होती हैं। इस कार के अंदर 6 एयर बैग्स होते थे। और जिस हिसाब से आप देखोगे इसको प्रॉपर, अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको इसकी रूफ़ को, रूफ रेल्स और प्रॉपर स्टडी रूफ रेल्स दिखाने के लिए, कोई ऑर्नामेंटल नहीं, प्रॉपर रूफ रेल्स है जिस पे आप लगेज कैरियर भी अपना माउंट कर सकते थे। ये पैसेंजर साइड का कंपार्टमेंट,
बैठने की अच्छी खासी जगह, काफ़ी स्पेस अगर आप देख पा रहे होगे, लेग रूम ज़बरदस्त है। और ये स्टोरेज स्पेस, ये यहाँ पे इसका कूल बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर आप एसी से कनेक्टेड है अगर आप कुछ रखना चाहें अपनी चीज़ों को ठंडा रखने के लिए। और ये इसका टूल बॉक्स। सो ओवरऑल सेंटर में दिया गया था ये हैंड रेस्ट अलॉन्ग विद स्टोरेज बॉक्स, ग्लव बॉक्स। प्रॉपर गाड़ी, यानी इसको चला के ऐसा लगता है जैसे कि एक सॉलिड कार चला रहे हो, एक मसल कार इन द सेंस ये नहीं कि पावर बहुत ज़्यादा है, बट जिसे कहते हैं ना मर्दों की गाड़ी, उस तरह की गाड़ी है एक प्रॉपर सॉलिड एसयूवी। बस इसकी लुक्स जो ये कह सकते हो आप कि ये देखने में एमयूवी लगती थी बट प्रॉपर थी एसयूवी। आप इसको कहीं भी ले जा सकते थे। 4x4 में तो बहुत ही केपेबल थी। और बट इसमें हाँ, ये ज़रूर एक ड्रॉबैक था, क्योंकि जो कहते हैं ना कि भारी होने की वजह से इट यूज़ टू वे 2.2 2200 किलोग्राम्स, 2.2 टन कह सकते हैं उसे। या तो वो वज़न होने की वजह से ऑफ रोडिंग में इतनी प्रैक्टिकल नहीं थी, बट एक प्रॉपर कार थी। और लोग इसको ये भी कहते हैं ना कि ये चलाने में बहुत मुश्किल थी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इसके एक्सटी वर्जन को आप चलाएं तो ये एक नॉर्मल गाड़ी जो एक ऑटोमेटिक वर्जन में है, उसको चलाने का मुझे लगता नहीं कि इतनी कभी मुश्किल आई होगी। जिस हिसाब से इस गाड़ी को आप नॉर्मली किसी कार को चलाते हो उसी हिसाब से, यानी चलाने में इतनी ईजी थी कि आप इसको, लोग ये कहते हैं कि छोटी जगह पे नहीं ले जा सकते। चलिए अब आपको इसका ना इंजन स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। लेट्स ओपन द बोनट। यहाँ पे कहीं इसका यस, ये है 2.2 लीटर वेरिकोर इंजन। इसके 2 वर्जन आते थे। जब BS4 में था तो एक ओल्डर वर्जन में कम पावर जनरेट करता था। इट यूज़ टू जनरेट 140 bhp एंड 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो पुरानी सफाई स्टॉर्म में था। उसके बाद इस इंजन को डेवलप करके इसकी पावर इंक्रीज़ की गई और ये हो गया था 140 से बढ़ कर के 154 bhp और 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और ये सफारी स्टॉर्म में आया था सबसे पहले। उसके बाद इसमें लॉन्च किया गया, हेक्सा के अंदर लॉन्च किया गया था। और ये इंजन बहुत ही स्मूथ था, काफ़ी पावर जनरेट करता था। और जिस हिसाब से इतनी भारी गाड़ी के लिए भी इतना मतलब इसको ऐसा लगता नहीं था चलाने में कि ये कहीं से भी अंडर पावर्ड है। हाईवे पे ले जाओ या किसी ऑफ रोड ले जाओ तो कभी भी अंडर पावर्ड फील नहीं होता था। अगर हम इसके टायर्स की बात करें तो 19 इंच इसके हायर वेरिएंट्स में आते थे। अगर हम कहें तो जैसे XTA X वर्जन में और XT 4x4 और XT वेरिएंट में ये 19 इंच आते थे। लोअर वेरिएंट्स में 16 इंच के स्टैंडर्ड टायर्स आते थे। ऑल राउंड डिस्क ब्रेक्स हम कह सकते हैं अवेलेबल थे गाड़ी के अंदर, और जो इसको एक बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर देते थे। और डायनामिकली बड़ी सॉर्टेड गाड़ी थी। इसकी राइड क्वालिटी एकदम फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। हाईवे मैनर्स बहुत ही प्लांटेड, और जो कहते हैं कि एकदम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्पीड जो इसकी थी वो 180 प्लस किलोमीटर्स पर आवर की थी, 180 या 185 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि गाड़ी बहुत भारी है। बट ओवरऑल इसकी अगर मैं कहूँ, इसकी जो ऑटोमेटिक वेरिएंट की जो एक्सेलरेशन था, इट यूज़ टू बी 12 सेकेंड्स में 0 to 100 अचीव कर लेती थी ये। तो ओवरऑल आई थिंक बहुत ही सॉलिड कार और फैंटास्टिक कार। जिस हिसाब से इसको मैकेनिकली साउंड मतलब इसको डेवलप किया गया था। और अगर आप देख पा रहे, डिज़ाइन लैंग्वेज फैंटास्टिक। नीचे DRLs मिलती थी आपको, वो आगे प्रोजेक्टर लैम्प्स, हाई बीम नॉर्मल थी बट लो बीम प्रोजेक्टर थी। और जिस हिसाब से इसका डिज़ाइन था, फ्रंट फेशिया जिसे हम कह सकते हैं, स्लोपिंग बोनट, वाइड ग्रिल, एक टाटा की जो नई डिज़ाइन लैंग्वेज जो इवॉल्व हो रही थी, उसको ये गाड़ी जो है एक तरीके से रिफ्लेक्ट करने लगी थी। चलिए तो आपको गाड़ी ड्राइव करके दिखाते हैं। ये स्टार्ट हो गई। थोड़ी सी इंजन नॉइज़ ज़रूर कैबिन के अंदर थी, बट अगर सॉलिडिटी के बारे में कहें तो इसमें बैठ करके ऐसा लगता था जैसे कि एकदम कहते हैं ना टैंक टाइप की। मतलब कहीं भी ले जाओ इसको, किसी से भी जैसे कहते हैं ना भिड़ा दो,
तो सामने वाली गाड़ी का हालत ख़राब। और इतनी सेफ्टी थी, टाटा ने हमेशा सेफ्टी पे काफ़ी ज़ोर दिया है, तो टाटा की कार्स हमेशा काफ़ी सेफ़ रही हैं। और मुझे लगता है कि लोग माइलेज पे बहुत जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेफ़ हो तो आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, आपकी फैमिली सेफ़ है, उससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई गाड़ी लें तो एटलीस्ट सेफ्टी ज़रूर लें। टाटा के एक समय प्रोडक्ट्स क्रूड कहे जाते थे, और आज के टाइम में अगर आप देख पा रहे होगे रियलिटी में टाटा के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, डिज़ाइन लैंग्वेज वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं, सेफ्टी तो खैर टॉप नॉच है ही, आप सबको पता है। मैं ये कहूँगा कि माइलेज के चक्कर में पड़ के अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को कभी दाव पे ना लगाएं। और ये गाड़ी कम से कम एटलीस्ट 63,000 ऑलमोस्ट 64,000 करीब चल चुकी है, और इसमें कोई मैकेनिकल इशू आज तक नहीं आया। हमेशा ये कहा जाता है कि टाटा के साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि रिलायबिलिटी पता नहीं कैसी होगी, हाउ द रिलायबिलिटी विल बी, बट लेकिन ये गाड़ी काफ़ी रिलायबल थी, और इसने मतलब एटलीस्ट वो चेंज दिखाया जो टाटा के अंदर आ गया था एज ए कंपनी। सो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, फैंटास्टिक गियर बॉक्स, ड्राइव में डाला और चलेगा। कहीं पे भी आपको ऐसा कोई जर्क नहीं नज़र आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई जर्क आ रहा है जब गियर्स चेंज हो रहे हैं। इतना स्मूथ सीमलेस ट्रांजिशन करता है ये कि आपको मज़ा आ जाता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ब्रेक पेडल का और एक्सीलेटर का। तो जरा थोड़ा सा राइट करके दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। अगर आप देखोगे काफ़ी इजीली स्मूथली पिकअप लेती है गाड़ी। आई मीन इट रीचेस ट्रिपल डिजिट स्पीड्स इन नो टाइम। ये तो नॉर्मल मोड है, इसमें एक स्पोर्ट्स मोड भी आता है। और ये मैं एनकरेज नहीं करूँगा कि हाईवे के अलावा अगर आप कभी या किसी और पब्लिक रोड पे जो खास स्पेशली विद इन द सिटी आप कभी तेज़ चलाएं। हाईवे पे तो खैर ऑब्वियसली इस गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, सो दैट्स द रियलिटी। पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है, पता नहीं, अच्छा ब्लैक फिल्म के चक्कर में पकड़ा हुआ है। तो गाइस ब्लैक फिल्म तो अवॉइड ही करो लगाना, क्योंकि आई थिंक इट्स अगेंस्ट लॉ। बोनट नहीं दिखता इस गाड़ी में, एटलीस्ट आप देखोगे ना बोनट नहीं दिख पा रहा है, तो ये दिखाता है कि गाड़ी कितनी एरोडायनेमिक है। जितनी एरोडायनेमिक होगी उतना ही वो आपके लिए फ्यूल एफिशिएंट होगी। हालांकि ये बहुत भारी गाड़ी थी, स्टिल इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी डिसेंट थी। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कह सकते हैं तो इट यूज्ड टू गिव अराउंड 12 किलोमीटर्स पर लीटर ऑफ डीजल। तो एक बार आपको मैं कोशिश करूंगा एक बार स्पोर्ट्स मोड में इसको डाल करके चला के दिखाने की। एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि हाउ स्मूथली इट इज़। फैंटास्टिक कार, मज़ा आता था। मुझे कभी नहीं लगा कि ये इतनी भारी गाड़ी है, ये कैसे चलेगी सिटी में। जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ चलती हैं वैसे चलती है ये नॉर्मली। हाँ, थोड़ा सा स्पेस ज़रूर ज़्यादा मांगती है, वो तो है ही, क्योंकि साइज़ के हिसाब से आपको स्पेस चाहिए। बट ओवरऑल किसी और कार को, या मैं ये कहूँ अगर आप मारुति 800 को चलाते हो जितनी इजीली, या वैगन आर को चलाते हो उतनी ही इजीली इस गाड़ी को चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये साइज़ का जो वो होता है ना एक कॉन्सेप्ट, वो दिमाग में ज़रूर होता है, लेकिन आई मीन नॉर्मली कभी आपको ऐसी कोई इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। और आई थिंक इट्स ऑलवेज ईजी। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ छोटी सिटीज़ होती हैं वहाँ जहाँ सड़कें बहुत छोटी हैं, वहाँ उनके लिए ये थोड़ा साइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ओवरऑल मेट्रो सिटीज़ और मोस्टली अगर इंडिया के कहें तो हम 60 to 70% जो एरियाज़ हैं या लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पे इस गाड़ी को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक प्रॉपर 7-सीटर फैमिली कार, एंड इट्स अ फैंटास्टिक कार टू ओन। बट अनफॉर्चुनेटली टाटा ने इसको किल कर दिया नए सफारी के चक्कर में। उस समय सफारी अंडर डेवलपमेंट था, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया था। फिर उसके बाद उन्होंने सफारी से पहले हैरियर को लॉन्च किया और इसको किल कर दिया। आई थिंक ये गाड़ी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म ऑफर करती है अभी भी। अगर आप डीजल में, हालांकि जो फीएट सोर्स इंजन है उसको डाल सकते थे इसके अंदर और इसको प्रॉपर पब्लिसिटी देती, तो कम से कम ये जो है ऑलरेडी सक्सेसफुल रहती। पब्लिक मार्केट में थोड़ा सा जो कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, वर्ड ऑफ माउथ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है जब गाड़ी रहती है।
बट इसको उतना टाइम नहीं मिल पाया ना, उसको टाटा ने इसके साथ फिर बाद में जैसे कहते हैं ना, एक इसको इग्नोर करना चालू किया नए सफारी के चक्कर में। और आपको पता है आज का जो सफारी लॉन्च किया हुआ है, जो सफारी है, वो पुराने सफारी के मुकाबले फेलियर है, और ना उसमें वो बात है, ना लोग उसको उतना पसंद करते हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट पुट दिस इनटू स्पोर्ट्स मोड। ये हमने राइट में किया और आप देख पा रहे होंगे इसके डैशबोर्ड पे ये इसमें स्पीडोमीटर में चेंज हो गया कलर। अगर जैसे मैं आपको अब दोबारा से मैं इसको ड्राइव मोड में डाल के दिखाता हूँ तो आप देखो इट कम्स बैक टू ए नॉर्मल ड्राइव मोड। ठीक है, और इसका स्पीडोमीटर नॉर्मल हो जाता है। और जैसे ही इसको मैं स्पोर्ट्स में डालता हूँ तो इसमें आपको एक रेसिंग वो कलर रेड कलर दिखता है। लेट्स पुट एंड अभी लेट्स जस्ट गिव इट सम, देख पा रहे हैं द वे इट इज मूविंग अहेड, राइट। ये आई मीन फैंटास्टिक, यानी मज़ा ऐसा आता है बिल्कुल जैसे कि गाड़ी को पिकअप लेने में कोई मुश्किल नहीं आ रही। नाइस एक्सपीरियंस। चला के स्पोर्ट्स में अलग ही फीलिंग आती है गाड़ी को, ऐसा लगता ही नहीं कि इतनी भारी गाड़ी चला रहे हो आप, जिस हिसाब से ये स्पीड लेती है। पब्लिक रोड्स पे थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। नेवरदलेस एक बार देते हैं स्पीड, क्योंकि आरपीएम काफ़ी अच्छा होल्ड करती है गाड़ी ना, तो पावर बैंड में रहती है। इसका जो पावर बैंड था मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊंगा, हालांकि पब्लिक रोड है, ऑब्वियसली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊंगा। विल पुट इट बैक टू नॉर्मल ड्राइव मोड, चेंज कर दिया मैंने। सो ओवरऑल मैं कहूँ तो यार आई एम रियली नॉट वेरी हैप्पी विद टाटा। जिस हिसाब से इस गाड़ी को उन्होंने एक कहते हैं स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, एक सौतेला व्यवहार किया, इसको किल किया। आज भी ये कार एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म ऑफर कर सकती है इलेक्ट्रिक कन्वर्जन के लिए, क्योंकि इस गाड़ी को अगर आप नहीं चाहते डीजल में डेवलप करना, क्योंकि ऑब्वियसली डीजल धीरे धीरे एक टाइम टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे डीजल को गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि पॉल्यूटिंग है, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं काफ़ी जो लंग्स में और सांस की तकलीफ़ें पैदा करते हैं। तो जाहिर सी बात है डीजल की गाड़ियाँ धीरे धीरे फेज़ आउट होती जा रही हैं और इलेक्ट्रिक का ज़माना आता जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस गाड़ी को ईजीली, इसका जो प्लेटफॉर्म है इतना सॉलिड प्लेटफॉर्म है कि इसको इलेक्ट्रिक कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हो ऑटो एक्सपो में टाटा हैरियर दिखाया गया इलेक्ट्रिक, और ख़ास करके टाटा व्हाट यू कॉल सियरा को भी डेवलप करके दिखाया गया। बट वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी अच्छी नहीं होंगी जिस हिसाब से ये कार है। तो इसमें काफ़ी उसका सबसे बड़ी चैसी बॉडी ऑन लैडर चैसी है, स्ट्रॉन्ग चैसी, कहीं भी ले जाओ इसे, ऑफ रोडिंग करा लो, कुछ भी करा लो, उस हिसाब से इसका चैसी है। तो इसको इजीली इलेक्ट्रिक कन्वर्ट किया जा सकता है, और अच्छा खासा बैटरी पैक साइज़ भी हो सकता है इसके अंदर। रेंज भी इसकी अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स के आसपास अचीव की जा सकती है अगर प्रॉपर तरीके से बैटरी को इंटीग्रेट किया जाए। और मेरे ख्याल से ओवरऑल एक सक्सेसफुल कार हो सकती है बैटरी में, स्पेशली इलेक्ट्रिक कन्वर्जन के बाद, क्योंकि स्पेस में, बिल्ड क्वालिटी में, और ओवरऑल जो फील देना इस गाड़ी को वो फैंटास्टिक है। अब मैं जैसे आप कहते हैं ना, हम छोटी सी उसमें एरिया में आ गए हैं। चलाने में मैं आपको दिखाऊंगा, इट हार्डली हैज़ एन इशू। कहीं भी आप इसको ले जाओ, ऐसा कोई नहीं है जो आप वैगन आर को जहाँ ले जा सकते हो इसको नहीं ले जा सकते। थोड़ा बहुत तो होता ही। अब दिल्ली के अंदर अगर आप देखो तो बड़ी बड़ी बसेस भी चलती हैं, तो क्या क्या बसेस नहीं चलती हैं? तो अगर बसेस चल सकती हैं तो ये क्यों नहीं चल सकती? लोगों को बस एक जो ऑटो जर्नलिस्ट होते हैं और जो रिव्यू करते हैं, वो बस साइज़ को लेकर के ऐसे बोलते रहते हैं कि नहीं ये गाड़ी नहीं चल सकती, बड़ा मुश्किल होती है। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं तो इसको चला रहा हूँ काफ़ी समय से, बट मैंने आज तक कोई ऐसा तकलीफ़ नहीं देखी। मैं छोटे शहरों में भी गया हूँ, बड़े शहरों में भी गया हूँ। हाईवे तो खैर एब्सोल्युटली इट्स अ लवली कार टू ड्राइव ऑन हाईवे, कहीं पे भी कोई इशू नहीं आता इसमें, फैंटास्टिकली। और छोटी सिटीज़ में, छोटे रोड्स पे भी इजीली अपने को ये कोई प्रॉब्लम नहीं देती है। आई मीन इट्स वेरी कन्वीनियंट टू ड्राइव, खास करके ऑटोमेटिक में मैं ये कहूँगा इट्स ऑलवेज गुड, क्योंकि ऑटोमेटिक में आपको एटलीस्ट गियर का ध्यान नहीं रखना पड़ता। यू कैन ईजीली फोकस ऑन ड्राइविंग दिस कार।
और अभी हम देख रहे हैं छोटे छोटे सड़क पे जा रहे हैं, स्मॉल रोड, और कहीं पे भी कोई मुझे मुश्किल नज़र नहीं आ रही है। सो ओवरऑल मैं कहूँ तो ये गाड़ी ऑब्वियसली एक स्टार थी। इसने टाटा का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया, और इसकी वजह से टाटा का जो एफर्ट्स थे विजिबल थे यहाँ पे, और ये दिखाता था कि टाटा जो है इज़ चेंजिंग। और फाइनली आज टाटा की अगर आप देख रहे हो पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि टाटा की कार को लोग पसंद करते हैं, टाटा मोटर्स को। और इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द वे दे हैव बीन ट्राइंग टू इवॉल्व, ट्राइंग टू चेंज द डिज़ाइन फिलॉसफी, अपनी कार्स को एट्रैक्टिव बना रहे हैं। सेफ्टी वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं उनकी। तो दिस इज़ व्हाट इन अ नटशेल अबाउट द टैंक टाटा हेक्सा गाइज। और इस वीडियो को मैं यहीं बंद करता हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एनकरेजमेंट देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।